मनुवाद और मनुस्मृति जोड़ती नहीं तोड़ती है, इंसान को इंसान से छोटा या बड़ा बताती है कि हर घर में मनुवादी दस्तक देंगे और हर घर को मनुवादी लूटेंगे। इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश किसी को नहीं होनी चाहिए। देश के मालिक देश की जनता है, बाकी सभी लोग उसके नौकर हैं। अब नौकरों के कान उमेट के काम कराने का काम भी वकीलों को ही लोगों को सिखाना पड़ेगा। सभी को जय भीम और अस्सलाम वालेकुम। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि संगठन तो बहुत बन चुके और सभी संगठनों को काम करने का मौका भी मिला, किसी ने कुछ कम, किसी ने कुछ ज्यादा किया। हम लोगों का जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि जो भी संगठन जहां भी संघर्ष कर रहा है उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करें, कुछ अपना सहयोग कर सकें तो वो सहयोग करें, उनसे सहयोग ले सकते हैं तो वो सहयोग लें। इसमें कोई भी, हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी पदाधिकारी भी ना हो, लेकिन काम करने वाले किसी भी संगठन के हो, इंडिविजुअल हो या संगठन के सदस्य हो, वो इसमें काम करें। लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक होगा, जैसे भानु जी ने बताया, मछली की आंख की तरफ देखें। लक्ष्य सिर्फ एक होगा कि भारत का संविधान बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज जिस मनुस्मृति को 1927 में बाबा साहब ने जलाकर भारत का संविधान बनाया था, आज उसी मनुस्मृति को भारत का संविधान खत्म करके लागू करने की कोशिश हो रही है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। संविधान हमारा जो उसका मूलभूत भावना है, और भानु जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो देश के हालात हैं वो बता दिया, पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा भी दिया। शायद मैं भी इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाता, तो मैं उससे आगे की बात आप लोगों से करना चाहता हूं जो भानु जी ने कही। संविधान की मूलभूत भावना जो हमारे जितने भी धर्म, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है या दूसरे भी धर्म है, संविधान की मूलभूत भावना जो है वो इंसाफ और बराबरी की। यही हमारे सारे धर्म सिखाते हैं और यही मनुवाद के या मनुस्मृति के खिलाफ जितनी भी सोच आई, लिंगायत सोच आई है, जो भी सोच आई है, वो इंसाफ और बराबरी को कायम करने के लिए आई है। यही हमारा संविधान भी है। और इसीलिए शायद भानु जी ने बताया सेकुलरिज्म शब्द का आज क्यों तकलीफ हो रही है, जो मेरे दिमाग में विचार आता है उसकी वजह यह है, इस्लाम तो बहुत दिन से है भारत में, बुद्धिज्म सबसे पहले था। आज जो है बुद्धिज्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो शायद सेकुलरिज्म का शब्द जो है हटाने की चेष्टा इस्लाम धर्म की वजह से नहीं हो रही, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज्म की वजह से ये सेकुलरिज्म को थोड़ा वो टोन डाउन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। लेकिन भारत के संविधान में सेकुलरिज्म जो है इंसाफ और बराबरी के जो बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है। उसको खास तौर पे लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन बचाने की जरूरत अब इसलिए पड़ रही है कि जो चीज लिखी गई है वो हटाई जाएगी तो उससे एक गलत मैसेज वो देना चाहते हैं, जिस मैसेज को हमें नहीं देना चाहिए। हमें वकीलों को, खास तौर पे मैं वकील भाइयों से सबसे ज्यादा और बहनों से सबसे ज्यादा ये गुजारिश करूंगा कि आज जिम्मेदारी जो है, संविधान और संविधान बचेगा तो देश बचेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। देश बचाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आज वकीलों के कंधे पे है। अगर वकील अपने इस कर्तव्य में फेल होंगे तो देश नहीं बचेगा, सबसे पहले संविधान टूटेगा और उसके बाद देश टूटेगा। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मनुवाद और मनुस्मृति जोड़ती नहीं तोड़ती है, इंसान को इंसान से छोटा या बड़ा बताती है। कोई भी दुनिया की ताकत किसी इंसान को अपने आप को छोटा महसूस परमानेंटली कराने की ताकत कोई सिस्टम दुनिया में नहीं रखता। तो सूनर और लेटर बगावत होती है
और वो जो अपने आप को बड़ा कहते हैं वो मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन अगर अपने आप को बराबर कहेंगे तो बहुत लंबा टाइम तक चल सकते हैं। तो आज वकीलों के ऊपर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोगों को आज का जो सिस्टम है उसमें बचा के रखने के लिए, उसमें लोगों को बता के रखने के लिए पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी वकीलों की आती है। आज का जो समाज हमारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो दमनकारी शक्तियां, मनुवादी शक्तियां आज कब्जे में है, आरएसएस और बीजेपी की, वो इस्तेमाल करते हैं पुलिस, ईडी, सीबीआई, और इन सब चीजों से बचाने के लिए वकीलों का सबसे बड़ा रोल है और वो रोल हमें निभाना ही पड़ेगा। किसी भी दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा रोल वकीलों का। तो वकीलों को अब हमें क्या काम करने हैं? पहला काम तो यह है कि हमें आसान भाषा में लोगों को हमारे देश का निजाम समझाना है। हमारे देश का निजाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया है, मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि मेरी भाषा जो है, आप सब लोग भी, मुझे पूरा भरोसा है कि सिंपल भाषा में लोगों को देश का निजाम सिखा सकेंगे। वो सबसे पहले सबसे अहम काम है। देश के निजाम क्या कहता है हमारा देश? भारत देश का, भी भानु जी बता रहे थे ना कि 82 लोग ही है ना, 82 लोगों के पास देश की जो सबसे कमजोर वर्ग है 70 करोड़, उसका पैसा है उसके बराबर। 70 करोड़ जो सबसे कमजोर है और 82 लोग, 84 उनके पास उनके बराबर धन है। ये है बुराई देश की, और कोई बुराई नहीं है देश में। हमारे देश के पास इतनी संपदा, इतना पैसा, इतने वसाइल हैं कि वो देश के सभी नागरिकों को ठीक से खाना खिला सके, शिक्षा दे सके, ठीक से छत दे सके, इलाज करा सके, सभी व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोगों ने छीन कर सबके हक का पैसा अपने पास कब्जा लिया है। यही मनुवाद की मूल भावना है और इसी के खिलाफ हमें लड़ना है। तो सबसे पहले बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार सबको दिया, यानी कि देश का राजा, जनतंत्र, राजा देश का बनाया, देश की जनता को सभी बराबर। तो देश की जितनी भी संपदा है वो सब बराबर, सब हम उसके बराबर हकदार हैं, बराबर देश के मालिक हैं। पहली चीज तो हमें देश की जनता को ये ठीक से समझानी है। दूसरी चीज कि अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी, राष्ट्रपति जी की बात हो रही है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है, या हमारे प्रेस के लोगों की बात होती है, या हमारे एमपी एमएलए और मिनिस्टर्स की बात होती है, कॉर्पोरेटर्स की बात होती है। ये सभी जनता के, यानी हमारे नौकर हैं। नौकर मतलब नौकर ही हैं, जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, जिनको हम फैसिलिटीज देते हैं। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक कार्य तो यह है कि हम लोगों को यह बात समझाएं कि देश की जनता इस देश की मालिक है, और प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, मैजिस्ट्रेट हो, एसपी साहब हो, कांस्टेबल हो, या कोई सरकारी अधिकारी, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे पटवारी हो, ये सब आपके नौकर हैं। हम लोगों को इनको नौकरों की तरह ही ट्रीट करना आना चाहिए, इज्जत से, लेकिन अधिकार से। इज्जत से लेकिन अधिकार से इनसे काम कराने का कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हमें वकीलों को, लोगों को समझाना है, और लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि आप मालिक हो, आप जाके इन नौकरों से काम कराओ। ये एक जरूरी काम है जो वकीलों को करवाना है। दूसरा, अब काम करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बार बार इस बात को कहता आया हूं कि आज के जो हालात हैं, देश का सारा व्यवस्था जो है बिगाड़ दी गई। 80%
जो किसी भी संघर्ष में किसी भी हक को लेने के लिए जो रास्ता है वो सड़क का रास्ता है। विकास भाई और इनके रोहित भाई और दूसरे जो इनके नौजवान हैं, उनका रास्ता है। जो सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, 80% जो हमारे लाभ मिलेंगे वो संघर्ष, सड़क पे संघर्ष से मिलेंगे। 20% हम अदालतों से, 20% हम कोई एप्लीकेशन लिख के किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने या किसी एसडीएम के सामने, 20% सिर्फ हम फायदा जो अपने देश को इंसाफ और बराबरी दिलाने के लिए कर सकते हैं, वो 20% आप अदालतों से सोचिए। और वो 20% भी तभी मिलेगा जब आप संघर्ष सड़कों पे कर रहे होगे। नहीं तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो भानु जी ने और दूसरे वक्ताओं ने बोला, क्या हाल है अदालतों के आप सब लोग जानते हो। लेकिन उसका रास्ता भी आप सब लोगों ने बताया, बदलिया साहब ने बताया कि अगर हम इकट्ठे होके अपीयर होना शुरू होंगे, अपनी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के हैं वकील, उनकी लिस्ट ही बनाना शुरू करेंगे। अपने समाज के लोग तो कम से कम इकट्ठे होके एक साथ रहेंगे, अच्छे में नहीं तो कम से कम बुरे वक्त में तो एक साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूं बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। एक और काम जो खास तौर पे अंबेडकरवादी वकीलों को करना ही पड़ेगा, जितना ज्यादा कर सके उतना अच्छा है, प्रो बोनो काम करना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें या तो आप परोपकार समझ लीजिए या अपना खुद का भी फायदा समझ लीजिए, क्योंकि जो समय आ रहा है और जो बिल्कुल आ चुका है वो ऐसा है कि हर घर में मनुवादी दस्तक देंगे और हर घर को मनुवादी लूटेंगे। इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आज जो हम थोड़ा बहुत प्रो बोनो काम करेंगे, मुफ्त में काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, समाज के सबसे गरीब व्यक्तियों का काम करेंगे, तो वो हमारे अपने भी फायदे का रहेगा, हमारे अपने भी काम आएगा। ऐसा सोच समझ के हमें काम करना शुरू पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो उसका भी नुकसान सिर्फ समाज को ही नहीं होगा, हमें खुद भी कल झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक बाढ़, एक अवलांच कहते हैं ना, जो ऊपर पहाड़ों से बर्फ का एक बहुत बड़ा गोला बन के आता है, वो मनुवादियों ने तैयार कर लिया है और वो हम सब की तरफ बढ़ रहा है। इसमें सब कुछ बहा के ले जाया जाएगा। उसको रोकने के लिए हमें कुर्बानियां देना पड़ेगी। कुर्बानियां किसी भी किस्म की हो सकती हैं, लेकिन जो एडवोकेट्स की कुर्बानी सबसे पहली कुर्बानी होगी। एक तो हम अपने समाज के लोगों को भारत का संविधान ठीक से पढ़ाएं, उसका मतलब समझाएं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि देश के मालिक देश की जनता है, बाकी सभी लोग उसके नौकर हैं। अब नौकरों के कान उमेट के काम कराने का काम भी वकीलों को ही लोगों को सिखाना पड़ेगा। वकीलों को ही लोगों के साथ दफ्तरों में जाना पड़ेगा और मजबूर करना पड़ेगा नौकरों को, जो देश के और समाज के हमारे जनता के नौकर हैं, कि आपको संविधान और कायदे कानून के हिसाब से ये काम इस तरह करना है और किसी तरीके से आप करोगे तो वो हम आपको नहीं करने देंगे। इसको हम एक तरह से जो तत्काल संविधान सुरक्षा का नाम देते हैं हम लोग अपने संगठन में, वो है कि हम मौके पे ही जाकर, आप इमेजिन कीजिए अगर किसी के घर पुलिस ने रेड डाली गलत तरीके से, कोई क्राइम करने में हम मदद नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो सिस्टम रहेगा वो ये है कि हम किसी के घर रेड हुई या किसी के घर परेशानी आई किसी भी सरकारी वजह से या किसी इलाके के दबंग व्यक्ति से, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर टीम बना के वहां जाएं मौके पे। देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि अगर सही टाइम पे एक कपड़े में टांका एक लगाया जाएगा तो वो आने वाले 9 टांकों को रोकेगा, यानी कि ज्यादा कपड़ा नहीं फटेगा। तो अगर हम ग्राउंड पे जाकर, और इसमें भी वकीलों को और सोशल जो हमारे असली मीडिया है, ये लोग क्रिमिनल मीडिया नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहते हैं, इन लोगों की टीम बने और वकीलों की टीम बने, खास तौर पे नीचे लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या गांव के लेवल पे। तो मौके पे जाके हम जो कानून तोड़ के पुलिस की वर्दी में या जो सरकारी अफसर हैं या कोई दबंग है
जो कार्य करता है उसकी कलाई हम मौके पे पकड़ पाएंगे तो सबसे अच्छा न्याय वही हो सकता है। उसके बाद जो आप अदालतों में जाते हैं तब तक असली न्याय नहीं मिलता, क्योंकि चोट लग चुकी होती है। ये चोट रोकने का काम अगर हम जमीन पे शुरू करेंगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब बात यह है कि इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर टीम बनेगी भी तो उसके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, इसीलिए चेन ऑफ कमांड रखनी जरूरी होती है। इसीलिए हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, दिल्ली के लेवल पे भी अपने जो साथी नीचे काम करेंगे, गांव के लेवल पे काम करेंगे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करेंगे या स्टेट के लेवल पे काम करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम लोग दिल्ली से भी आएंगे मदद करने के लिए किसी भी बड़ी समस्या के लिए। लेकिन एक हम लोगों की और खास बात है, हम चाहे टीम छोटी बनाएं, शुरुआत में मुद्दे कम उठाएं। मुद्दे से मेरी मतलब किसी की समस्या, मुद्दा उसे कहना गलत बात है, लेकिन किसी के ऊपर कोई अत्याचार या समस्या आती है तो अगर हम कोई भी समस्या या अत्याचार का केस मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उठाएं तो उसकी शुरुआत से लेके उसके अंजाम तक पहुंचाना हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा करें कि आज एक का केस हुआ तो हम पहुंच गए वहां पे, तो पब्लिसिटी तो खूब हो गई, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया उसके हाल पे और आगे बढ़ गए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। विकास कांगड़ा जी का यहां मैं इस बारे में तारीफ करूंगा कि इन्होंने जितने भी पीड़ित व्यक्तियों का केस उठाया या बच्चियों का केस उठाया उसको आज तक फॉलो अप कर रहे हैं, छोड़ा नहीं उन्हें। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो मनोवादी सिस्टम में बैठे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग और दूसरी भी पार्टियों के, वो इस बात को जानते हैं कि हम लोगों का एक जो कड़ी में उबाल आता है ना एक बार, उसकी तरह है। आज किसी के साथ अत्याचार हो गया तो हम लोग सब सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इस बात का कॉन्फिडेंस सरकारों को रहता है, इसी वजह से अत्याचार होते हैं। अगर उन्हें यह पता होगा कि ये जो हम जुल्म कर रहे हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, अंबेडकरवादी लोग इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अंजाम तक पहुंचाने का मतलब सीधा सीधा एक ही है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अत्याचार करता है, एक नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर अत्याचार करता है, तो हमारी शिकायत उस नागरिक से ज्यादा जो कि अत्याचारी है, जो कि व्यभिचारी है, जो कि जालिम है, उससे भी ज्यादा शिकायत हमारी होनी चाहिए पुलिस अधिकारियों से और सरकारी अधिकारियों से, क्योंकि हमने उनको नौकरी दी है, उनको नौकर बनाया है इस काम के लिए कि ये अत्याचार और ये दुराचार और ये जुल्म रोकें। वो अपनी ड्यूटी में फेल होते हैं, वो न्याय नहीं दिलाते, उसकी वजह से सारी ये गड़बड़ी होती है और अपराधियों के, जालिमों के हौसले बढ़ते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला भी इस मामले में सीधा सीधा, हम जो अपराधी हैं उनको तो सजा दिलाने का काम करते ही हैं, लेकिन उससे पहले जो पुलिस के अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो जो गड़बड़ करते हैं उन केसेस को करने में, उनको भी सजा दिलाने का काम करें। ऐसा भी हमारे जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है उसमें हमें करना चाहिए। तो फिर कैसे? एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई भी केस अगर हम उठाएं तो उसको हम उसके अंजाम तक पहुंचाएं। अगर बच्ची का किसी रेप हुआ है तो उसके जो रेपिस्ट हैं, जो कातिल हैं, उनको फांसी तक दिलवाने तक जिम्मेदारी हम लोगों की होनी चाहिए। और उसके परिवार वालों को जो सच्चा न्याय है, जिनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, वो भी दिलवाने का काम जो कानून के हिसाब से ज्यादा है, हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा समझते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा काम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो नया केस हम ना लें, लेकिन अगर ले तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर हम मुट्ठी भर केस भी करेंगे तो मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से, और आप लोग भी सब समझदार लोग हैं, इस बात को महसूस करेंगे, फिर अधिकारियों में कानून का डर बैठे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें अपने अंजाम तक यानी कि जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे। तो हमें
अगर किसी के साथ कुछ अत्याचार हुआ है तो ईमानदारी से काम करें। इसके अलावा हम लोग ये चाहेंगे कि, और हरियाणा के लिए भी अभी हमने किया है कि बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की। देखिए, अगर हम पैरेलली दोनों काम नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा समाज डिप्राइव्ड है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, खासतौर पे माइनॉरिटीज और एससी, एसटी तो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है। तो यदि अगर हम उनको उनके रोजमर्रा में कंफर्ट देने में कामयाब नहीं होते, तब तक जब तक हमारी सरकारें नहीं आती, ईमानदार अंबेडकरवादी सरकारें नहीं आती, जब सबके साथ न्याय होगा, तब तक हमें ख्याल करना है उनकी रोजी रोटी का भी। और रोजी रोटी का ख्याल करने के लिए सबसे आसान तरीका है हमारा जो सरकारी स्कीमें हैं उसको हम साथ के साथ इंप्लीमेंट कराने का भी काम करें। तो ये दोनों काम पैरेलली हमें करने पड़ेंगे। एक तो सरकारी स्कीम्स जो है उसका लाभ हम अपने लोगों को दिला पाएं, और दूसरा हम उनको अत्याचारों से भी बचा पाएं। तो ये दोनों काम अगर हम पैरेलली करेंगे जब ही हमारा असली मिशन पूरा होगा। वरना हमारे लोग अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत सारी चीजें करने के लिए मजबूर हैं। आप लोग बता रहे हैं कि आज जो यात्राएं निकलती हैं खाना खाने के लिए, या एक तरीके से धार्मिक जो उन्माद फैलाया जा रहा है उसमें जुड़ते हैं, तो मैं ये समझता हूं उसकी एक वजह यह भी है कि हम लोगों ने कुछ पैरेलल उन्हें अंबेडकर वादी प्रोग्राम्स भी तो नहीं दिए हैं। क्या हमारा कोई इतना बड़ा जलसा जुलूस होता है साल के साल में, या दिसंबर 6 को, 26 नवंबर को या 14 अप्रैल को? हम लोग कुछ ऐसा काम करते ही नहीं है। तो लोगों के पास उस तरह की अपनी फीलिंग्स को वेंट करने का कोई रास्ता तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। और हम सभी धर्मों को मिला जुला के संविधान को ही एक ऐसा माध्यम बनाएं कि जिसमें लोग खुशी भी मनाएं, जिससे लोग अपने अधिकार भी पाए और जिससे लोग अपने आप को बिजी भी रख सकें। तो ये सब चीजें हमें करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक हमें और भी काम करना है कि हम जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उस पे हम अच्छी अच्छी पीआईएस डालें। उसके लिए हमें मजबूत लोगों की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है कि जिन पे दबाव पड़े तो वो दबाव में ना आए, जिनको लालच मिले तो वो लालच में ना आए। मैं एक ही एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक एससी एसटी सब प्लान है। ये एक ऐसा विषय है, अगर हम इसको ही ठीक से इंप्लीमेंट करा लें कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट में 20%, मैं इस बात को भूलता नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा श्रोता भी इस बात को भूले कि 20% अदालतों से, 80% सड़क पे अगर हम एक काम ही कर ले तो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी परिवार हैं देश भर के सारे करोड़पति हो सकते हैं। ये पैसा एससी एसटी सब प्लान में हमारा 1980 से लेकर आज तक है। एससी एसटी सब प्लान का मतलब है कि कोई भी बजट अगर पास होगा तो उसमें रिजर्व होगा बजट का। हर बजट में अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन किसी स्टेट में है या सेंटर की भी कोई स्कीम बनती है या बजट पास होता है तो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा रिजर्व रहता है, यानी कि एकदम रिजर्वेशन है उस पैसे की। और वो कैसे रिजर्वेशन है कि अगर एक साल में खर्चा नहीं हुआ तो अगले साल बचा हुआ पैसा कैरी फॉरवर्ड करेगा। और ये पैसा किसी और काम में खर्च ही नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भलाई के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए उससे सड़कें नहीं बनाई जा सकती, उससे छात्रवृत्ति तो दी जा सकती है एससी एसटी के लोगों को, उनके लिए बड़े घर, बढ़िया घर तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे सड़क और पुल नहीं बनाए जा सकते, भले ही वो एससी एसटी पॉपुलेशन के बीच से ही सड़क और पुल जा रहे हैं। तो ये प्रावधान जो है 1980 से लागू है, फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था उससे लागू है। लेकिन
देश के किसी भी स्टेट में इस पे अमल नहीं हुआ है। तो लाखों लाखों करोड़ शेड्यूल कास्ट परिवारों के लिए कम से कम मौजूद है। और हम तो अब ये कहने वाले हैं कि तुम लोगों ने जो सरकारें आई एक के बाद एक, उसने किसी भी सरकार ने ऐसा कोई खर्चा नहीं किया, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, ऐसा कोई प्लान बना के उस पर अमल नहीं किया। तो सीधी सीधी बात है, जितना पैसा है हमारे परिवारों को कैश ही दे दिया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स में डाल दिया जाए, तब मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब परिवार करोड़पति से कम नहीं होगा। ये काम भी आंदोलन के लायक नहीं है? और क्या इसके लिए भी हमारे लोग नहीं जुड़ेंगे? तो ऐसी चीजें और स्कीम्स हैं जिस पे अगर हम दिमाग लगा के अमल करेंगे तो बहुत हम अपने समाज को भी जोड़ पाएंगे, अपने जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनकी हिफाजत भी कर पाएंगे और खुशहाली भी ला पाएंगे। तो एक मैं खुशखबरी आपको दे दूं कि हरियाणा के लिए हम लोगों ने विकास कांगड़ा जी के नाम से ही ये SC/ST सब प्लान की जो पिटीशन है वो तैयार है। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते वो फाइल हो जाएगी। तो कम से कम उसके अलावा दिल्ली में हम फाइल कर चुके हैं, पंजाब, राजस्थान और दूसरी जगह पे भी हम लोग फाइल करने की तैयारी में हैं। देश के हर एक स्टेट में हम ये PIL डालना चाहते हैं, लेकिन हम विकास कांगड़ा जी जैसे मजबूत लोगों के थ्रू डालना चाहते हैं, क्योंकि सरकारों का दबाव आएगा इन पे कि भाई ये मत करो। हम जो ये कोई बिजली माफ कर रहा है ना, कोई पानी माफ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो तो इसी पैसे से तो हो रहा है। मतलब हमारा पैसा हमारे ऊपर ही एहसान कर रहे हैं और सबके ऊपर कर रहे हैं एहसान हमारे पैसे से। तो ये जो धोखाधड़ी है, और इस पे SC/ST एक्ट का मुकदमा भी लगता है, 409 भी धारा लगती है, क्योंकि ये अमानत में खयानत है, सरकारी अधिकारियों द्वारा है। तो उसमें उम्र कैद की 409 आप सब जानते हो, उम्र कैद की सजा है। तो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, नेता, अभिनेता जो बड़े खद्दर के कुर्ते पहन के घूम रहे हैं ना, वो इसमें जेल भी जाएंगे। ये प्रावधान भी कानून में है और FIR भी तुरंत दर्ज होगी, क्योंकि SC/ST एक्ट लगता है। दूसरा जो एक क्षेत्र है SC/ST एक्ट का इस्तेमाल, उसका प्रयोग हिफाजत के लिए या बेटरमेंट के लिए हम लोग नहीं कर पाए आज तक। तो ये हिफाजत के लिए प्रोग्राम है, SC/ST एक्ट को इंप्लीमेंट कराना वो भी वकीलों की जिम्मेदारी है। और जो ये PIL डालनी है और एजिटेशन करना है और लोगों को समझाना है SC/ST सब प्लान क्या है, ये भी मैं समझता हूं वकीलों की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई हैं, उनके लिए भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा जखीरा पैसों का पड़ा हुआ है, जिसको वक्फ कहते हैं। उसका अगर ठीक से इस्तेमाल हमारा मुस्लिम समाज ही कर ले, तो ये 3 समाज तो ऐसे हैं, एक तो मुस्लिम्स का, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, उनको किसी भी सरकार से एक भी पैसा लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम किसी भी सरकार को हम पैसा देंगे, बजट में हम ग्रांट इन एड भी कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है, संविधान का सही प्रयोग या इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें टाइम मांगती हैं। अगर हम टाइम देंगे, अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, ईमानदार अम्बेडकरवादी हैं, तो ये सब कार्यक्रम होंगे, आगे बढ़ेंगे। और विकास कांगड़ा जी ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि हम लोगों ने वकीलों तो आपस में वकील बहुत मीटिंग्स करते हैं, लेकिन किसी नौजवान सभा ने वकीलों को इकट्ठा पहली बार किया। इसके लिए भी मैं इनकी मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम उल्टा खुद ये काम करना चाहिए थे, लेकिन चलिए इन्होंने ये काम किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इसके साथ बड़ी मुश्किल से हम लोग किसी से रास्ता देखने के लिए वकील तैयार होते हैं, लेकिन अच्छाई ये होती है, बड़प्पन ये होता है कि अगर कोई सही काम करे
तो उसको तस्लीम करना चाहिए। हम लोगों की कमी है, लेकिन नौजवानों ने हमें रास्ता दिखाया, हमें गाइड किया। हम अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये वादा करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो। हम अब आपके किसी भी काम के लिए, चाहे वो कैसा भी काम हो, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, हम पीछे नहीं रहेंगे। भानु जी भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, और हम अपने टीम के बदलिया साहब हैं और दूसरे भी बहुत सारे लोग, तो अभी बहुत सारे अम्बेडकरवादी हमारे साथ हैं। इतने कमजोर भी हम नहीं हैं, ऐसा मत समझिएगा आप कि हम लोग इतने कमजोर हैं। तो वो सब आएंगे। गुड़गांव से एक अच्छी शुरुआत हुई है, आप लोग आगे बढ़े, संघर्ष करें, पीछे ना हटें। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये बुज़दिल लोग पीछे हटेंगे। तो स्काई इज द लिमिट, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सबने मिलके, भानु जी बहुत दिन से ये ईवीएम का कार्य कर रहे हैं, ईवीएम को हटाने का। तो हमने सबने मिलकर ये फैसला किया है कि ये लड़ाई हम भानु जी के क़यादत यानी कि लीडरशिप में लड़ेंगे, और जहां जहां भी वो लोग जाएंगे या जो भी हमें दिशा निर्देश भानु जी देंगे इस बारे में, हम उनके एक अदना से फौजी के तौर पे हमेशा मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये भी बुनियादी बात है, अगर ईवीएम को नहीं रोका गया तो ये हमारी सारी मेहनत और कार्रवाई जो है ना बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। हम लोग ट्रेन के अंदर भागते रहेंगे, उल्टी तरफ ट्रेन उसी तरफ जाती रहेगी। तो इसलिए इस चीज के लिए हमने सबने मिलके भानु जी को अपना ईवीएम के लिए लीडर बनाया है। हम सब वैसे हमारे लीडर हैं, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी हम सब ने मिलकर तय की है कि ईवीएम की लड़ाई इन्हीं की लीडरशिप में हम सब इनके पीछे खड़े रह के लड़ेंगे। तो सभी ईवीएम की लड़ाई में इनका साथ दें, ऐसी भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।